थरथरी। सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें। टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था टुनटुन, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो? खेतों में मक्के तो बो दिया है खुशी, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो मई का महीना ही चल रहा है। जून जुलाई में तो गांव के बचे खुचे नहरें भी सूख जाएंगी। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुएं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो खुशी, मैं कल से ही कुएं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में टुनटुन का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का कठोर भी था। देख चतुर, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया है, राम जैसा सीधा। कहता है राम का पैसा घर नहीं ठहरता, पर देख मेरा घर तो महल बन गया। आपने अपने छोटे भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? मैं उससे मदद नहीं मांग सकता खुशी, क्योंकि वो ठगा धन है जो कि दूसरों से लूटी हुई है। मैं उस धन को नहीं ले सकता। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन टुनटुन के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका था। वह अपनी खेतों की तरफ, अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई रमेश उसे रास्ते में मिलता है। भैया अब तो मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है रमेश, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह टुनटुन खेत के कोने में कुआं खोदने की शुरुआत कर चुका है। टुनटुन जितनी बार कुदाल चलता, उतनी बार धूल मिट्टी उड़ती है। टुनटुन सोचता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खोदूंगा चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है जो टुनटुन की हालत देखता है। टुनटुन भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक न बना तो खेत मर जाएगा और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ घंटे बाद टुनटुन धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, भावड़ा पास पड़ा है। टुनटुन की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। कुदाल बगल में पड़ा है। तभी खुशी खाना लेकर आती है और जोर से चिल्लाती है, ए जी, ओ टुनटुन जी, आंख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था, मोनू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। वह एक बार आंख खोलता है। खुशी, कुआं बनाना है, मोनू भूखा ना रहे।
टुनटुन की चिता की राख अब भी ठंडी भी नहीं हुई थी। की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटे की छोटी छोटी बातें अब टुनटुन के दिल को छलनी कर देती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी टुनटुन जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह खुशी ने कुदाल उठाई और कुएं की तरफ चल दी और खुशी खेत में जाकर अधूरे कुएं को खोदना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में कुआं बनकर तैयार हो जाता है। गांव वाले कुएं को देखकर हैरान हो जाते हैं और रमेश कुएं को देख जलने लगता है। उसके मन में लालच आ जाता है। अरे अलमनती, गांव में अब सुख पड़ गया है और सारे पानी के साधन खत्म हो चुका है। मैं सोच रहा हूं कि पानी का व्यापार करूं। पर आप पानी का व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख पड़े हैं। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें पता नहीं है कि खुशी भाभी ने कुआं खोदा है? अब देखो मेरा राजनीतिया। रमेश खुशी का घर जाता है और कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वो कुआं वाली जो खेत है, वह खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। जब जमीन का बंटवारा हो रहा था तब आपने क्यों नहीं लिया? और आपके भैया ने तो मुझे उस जमीन के बारे में कुछ नहीं कहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए खुशी भाभी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को रखने दी थी, पर अब मुझे ये खेत लेनी पड़ रही है। और ये रही जमीन का कागज, पढ़ लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं सरपंच जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है खुशी भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है और अगली सुबह होते ही खुशी कागज को लेकर सरपंच जी के पास जाती है। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सरपंच जी भी रमेश से पैसा लिए हुए थे। सरपंच जी, ये कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है? खुशी, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत रमेश का है। फिर खुशी बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं रमेश के हवाले कर देती है। और उधर रमेश हंसी खुशी व पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो अलमनती, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने यह चमचमाती साड़ी पहन रखी हो ना, और होठों में लाली लगा रखी हो, इसी की वजह से है। फिर रमेश अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो सुनो गांव वालों, अब तुम लोगों की पानी की समस्या दूर हो गया है। रमेश भैया के कुएं से पानी ले जाओ, पैसे लाओ, पानी ले जाओ। कौन बेच रहा है पानी? रमेश कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे ये तो वही कुआं है ना जो खुशी ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब ये रमेश कैसे मालिक बन गया? जब ये बात खुशी के कानों तक पहुंची तो खुशी को यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का। पानी ले जाओ भाई, 5 रुपए में 5 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे मरो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी रमेश की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटे हुए चप्पलें थी। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ बाबा सीधे रमेश की कुएं के पास पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता, 5 रुपए दो, पानी लो। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा।
तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर वो अगले घर पहुंचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? बाबा और आगे बढ़े, तीसरे घर गए। वहां भी वही जवाब मिला। थके हुए पांव और टूटी हुए उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था खुशी का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। खुशी अपने घर में सूखी रोटी सेंक रही थी। बाबा उसके पास बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। पहुंचे। खुशी ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, फिर अपना झोला खोलते हैं। झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो काले कपड़े से बंद होता है। बेटी खुशी, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। ये मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। मैं ये मटका रखकर क्या करूंगी? घर में कुछ सामान नहीं है तो ये खाली पड़ा रहेगा। बेटी, ये मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है उसे ही मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है, ये मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वो मिलेगा। पानी, दूध, अनाज, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस काले कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा। वरना यह मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खुशी ने मटके को अपने पास रख ली और इतना कहकर बाबा खुशी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अगली सुबह खुशी घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। खुशी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। वो काला कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज खुशी जरूरत के अनुसार कुछ मांगती। दूध, आटा, दाल और मटका हर बार उसे वहीं देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि खुशी के घर कुछ चमत्कार हो रहा है। कुछ महीने बाद अब खुशी का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहां पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। जो सामान तुम देती हो वो तो सबसे अच्छे और सस्ते होते हैं। ये सब भगवान वासुकीनाथ की कृपा है बहन। खुशी बहन, तुम्हारे पति बहुत ही अच्छे थे। और तुम्हारे देवर रमेश उतना ही बेईमान। इसलिए देखो, रमेश का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है। ईमानदारी का फल में देर है पर अंधेर नहीं। यह सब औरतों की बातें खड़ा होकर रमेश सुन रहा था और फिर उसे खुशी से जलन पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि आजकल खुशी भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना मैं उसका दुकान ही जला दूं? उसी रात रमेश ने खुशी दुकान को जला डाला और अपने घर में जाकर चुपचाप सो गया। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि खुशी की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब खुशी को इस बात की खबर मिली तो खुशी बहुत ही उदास हो गई। तभी वह मटके के पास बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आता है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना। हिम्मत मत हारो। जो तुम्हें चाहिए
वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। खुशी को उम्मीद की किरण नजर आती है। खुशी ने फिर से राण की उड़ान चालू कर लिया। खुशी की तुरंत दुकान चालू करने की बात गांव में फैल जाती है और रमेश को ये बात पूरे अंदर से जलाकर रख देता है। आखिर में ये खुशी भाभी क्या करती है जो अपना दुकान तुरंत चालू कर ली। अब तो गांव वाले मुझे और तन मरेंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमेश गुस्से में खुशी की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय रमेश अपने गमछे से मुंह ढककर खुशी के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर खुशी घड़े के सामने बैठी है। मटका मटका दो, बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब यह मटका हमारा होगा। रमेश खिड़की से आता है और खुशी के आंगन में चुपके से। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। रमेश मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो कि बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो, थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। रमेश, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। रमेश बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, इस मटके से क्या सब कुछ मिलेगा? हाँ देखो, अभी मटका 5 बोरी नमक दे दो। मटका से नमक निकलने लगता है। पापा चॉकलेट मांगकर देखो ना मटका से। चॉकलेट निकलने लगता है। अब नमक और चॉकलेट से नाव भरने लगता है। अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगती है। अरे सुनिए जी, बंद कीजिए, इसको नाव डूबने लगा है। हम सब डूब जाएंगे। रुक जा मटका, बस कर बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे काले कपड़े से ढंका नहीं गया। अब नमक गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। रमेश और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। रमेश के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज तक मटके से नमक निकल रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। खुशी मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, खुशी ने अपने मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और हंसी खुशी से जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, क्या आप सभी को इस तरह की वीडियो पसंद है? अगर हाँ, तो हमारे इस थरथरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।